वापस करो, वापस करो, वापस। जय भीम, जय 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 भीम, जय जय मंडल जय भीम, जय जय मंडल जय भीम। भारत की राजधानी जब एबीवीपी कहता है कि हम एनईपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इसका सपोर्ट कर रहा है कि वो स्टूडेंट्स जो सबसे पिछड़े हुए तबके से आते हैं वो एजुकेशन में ना आ पाए। मानव को वापस लेने का डिसीजन एक लार्जर पब्लिक एजुकेशन के खात्मे की तरफ भी इशारा करता है। तो आप ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स को कि देखो सरकार तो तुमको अब प्रोवाइड नहीं करेगी एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी तुमको एमिटी जितना फीस भरना पड़ेगा अगर तुमको पढ़ने जाना है। नमस्कार, मैं इस वक्त जंतर मंतर में मौजूद हूं और आपको एक ख़बर बहुत पहले ही पता चल गई होगी कि सरकार की ओर से मौलाना आज़ाद फेलोशिप जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए निकाली जाती थी उसको बंद कर दिया गया है, ये कह के कि वो बाकी फेलोशिप्स के साथ ओवरलैप हो रही थी और छात्र एक से ज़्यादा फेलोशिप्स का फ़ायदा ले रहे थे। ये कैसे हो सकता है कि एक छात्र एक से ज़्यादा फेलोशिप ले सके? ये पॉसिबल ही नहीं है। और इसी को दोबारा बहाल करने के लिए आज जो हैं छात्र और आयशा के जो हैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर। मेरे साथ नेहा है, आयशा की स्टेट सेक्रेटरी हैं। नेहा, हम लगातार ये देखते आए हैं कि हर फैसले के बाद एक तरीके का मैसेज दिया जाता है सोसाइटी में कि अब एक और रेखा खींच दी गई है, कि अब एक और रेखा खींच दी गई है। इस फैसले के साथ ये किसको मैसेज है? इस फैसले के साथ मुझे लगता है कि तमाम स्टूडेंट कम्युनिटी को एक मैसेज है, क्योंकि ये क्लियरली और ऑन द फेस, मतलब जिसको कहेंगे बहुत ऑब्वियसली एंटी माइनॉरिटी तो है ही। वो स्टूडेंट्स स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, क्योंकि मेजरली मुस्लिम स्टूडेंट्स को ही इसके अंडर फेलोशिप मिलता था, लेकिन उनके साथ साथ झारखंड से आने वाली आदिवासी स्टूडेंट्स को भी इसके अंडर फेलोशिप मिलता था, क्योंकि उनको आप अलग अलग क्रिश्चियन कैटेगरी में, इस सब कैटेगरी में आप क्लब करना चाहते हैं, उसी तरह से नोटिफिकेशन हुआ है तो उनको भी फेलोशिप मिलता था। पारसी, जैन, बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स, इन सब स्टूडेंट्स को फेलोशिप मिलता था। तो इन सब के विरोध में तो ये पॉलिसी है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये डिसीजन, मानव को वापस लेने का डिसीजन एक लार्जर पब्लिक एजुकेशन के खात्मे की तरफ भी इशारा करता है। और वो इसलिए क्योंकि अब आप मान लीजिए जिन स्टूडेंट्स को MANF के तहत मिलता था, स्कॉलरशिप मिलता था, उनमें जैसे कि सच्चर कमेटी हमको बताता है कि इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी का मतलब जो स्थिति है एजुकेशन, दलितों से भी खराब स्थिति है और वो एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाए हैं। और ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता भी है, क्योंकि अगर नेशनल एवरेज 77% है तो मुस्लिम कम्युनिटी का लिटरेसी रेट एवरेज 68% आता है, मतलब 10 के आसपास गैप है। तो इस गैप को भरना चाहिए, लेकिन आप उसको भर नहीं रहे हैं। उल्टा आप इस तरीके का फेलोशिप को वापस कर ले रहे हैं। इस फेलोशिप के वापस करने के साथ साथ आप फीस भी बढ़ा रहे हैं हर जगह का। आप बाकी और तमाम तरह का जो फेलोशिप है, राजीव गांधी फेलोशिप हो गया, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो गया, वो भी आप वापस कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स को कि देखो सरकार तो तुमको अब प्रोवाइड नहीं करेगी एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी तुमको एमिटी जितना फीस भरना पड़ेगा अगर तुमको पढ़ने जाना है। तो स्टूडेंट कैसे पढ़ेगा? लोन लेके पढ़ेगा। और अगर स्टूडेंट लोन लेके पढ़ेगा तो ये जो पूरा एजुकेशन का सिस्टम हमारा है वो प्राइवेट हाथों में जा रहा है, हमको दिख रहा है। क्योंकि कायदे से तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब है कि सरकार ये यूनिवर्सिटी खोला ही इसलिए है ताकि पिछले तबके से आने वाले स्टूडेंट्स पढ़ सकें। और अगर वो नहीं आ पा रहे हैं और आप साथ साथ में ऑटोनॉमी का बात कर रहे हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज खोल दे रहे हैं जिसका आधा शेयर बिरला अंबानी के पास है, तो आप यूनिवर्सिटीज़ को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और प्राइवेटाइजेशन किसी के हित में नहीं है। चाहे वो अगर आप दे सकते हैं 1 लाख रुपया फीस तो आप एमिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। लेकिन सस्ती शिक्षा सिर्फ गरीबों को नहीं, अमीरों को भी मिलनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए। JNU में तमाम तरह का स्टूडेंट पढ़ता है और पब्लिक फंडेड एजुकेशन के ही वजह से पढ़ पा रहा है। हॉस्टल उनको सस्ते दामों पे मिल जाता है। आसपास जो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारा क्या बोलते हैं डेप्रिवेशन पॉइंट्स की वजह से बहुत सारा मदद मिलता है ताकि वो एजुकेशन में आ पाते हैं।
आप ये सब ख़त्म कर दीजिएगा, आप सोशल जस्टिस का स्पिरिट ख़त्म कर दीजिएगा, पब्लिक फंडेड एजुकेशन ख़त्म कर दीजिएगा, लोन का मॉडल ले आइएगा, तो स्टूडेंट पढ़ कैसे पाएगा? और अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ पाएगा तो ये तो सब स्टूडेंट्स के अगेंस्ट है, ना सिर्फ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट जिनको फेलोशिप मिल रहा है, उन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट भी जिनको आगे जाके लोन लेना पड़ेगा 15,000 फीस भरने के लिए, लाख फीस भरने के लिए 1 साल का। जैसा मैं इस पूरी सिचुएशन को समझ पा रहा हूँ कि छात्र के ऊपर लोन का इतना बोझ डाल दिया जाए कि वो फिर रिसर्च के बारे में ना सोच पाए, वो फिर सामाजिक सुधार के बारे में ना सोच पाए, जो सोचे वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे। और क्या ये तरीका है कि छात्र राजनीति को भी ख़त्म कर दिया जाए? देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो बीजेपी सरकार जानता है कि उसके लिए कितना खतरनाक है, जबकि उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लीडर्स आज नेता हैं। अब हाँ, मतलब स्टूडेंट लीडर उनके पास हैं, पर मतलब मैं तो मानती हूँ कि स्टूडेंट लीडर वो होता है जो स्टूडेंटों के राइट्स के बारे में बात रखे, ना कि स्टूडेंट जो बोले उसको मारपीट के, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मारते रहते हैं, जेएनयू में घुस के 2 बार मार चुके हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि स्टूडेंट लीडर को ऐसा होना चाहिए, पर ठीक है, वो स्टूडेंट्स हैं और वो कुछ बात रखते हैं, उनका कुछ अपना पक्ष है, वो रखें एकदम। लेकिन जैसे वो लोग एनईपी का सपोर्ट करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। हमको लगता है एनईपी एक बहुत ही एक्सक्लूजनरी पॉलिसी है जो जामिया जैसे, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस को भी, उदाहरण से समझा दीजिए मेरी जनता को। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी को भी एमिटी बनाना चाह रहा है। तो जब एबीवीपी कहता है कि हम लोग एनईपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली एनईपी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो सपोर्ट कर रहा है कि जो फीस पहले 7,000 रुपये में अंडरग्रेड आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाता था, अब वो 15,000 में करना पड़े। वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है कि जो आपका पहले 3 साल का कोर्स होता था, जिसमें एक सेट वो होता था, मतलब कि आप कौन सा कोर्स लेंगे, इलेक्टिव लेंगे, ये लेंगे, उसका सिस्टम बदल के, सिलेबस बदल के, कुछ योगा पे कोर्स आ जाए, कुछ नेशनलिज्म पे कोर्स आ जाए, जिसके माध्यम से एक सर्टेन तरीके का उसका आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग करते रहे, और दूसरी तरफ ये भी कर दें कि उस पर बर्डन ज़्यादा डालें, लेकिन उसका नंबर ऑफ आवर्स जितना उसको पढ़ना है वो ज़्यादा हो, लेकिन इन डेप्थ डिटेल्स जो उनको जानना है वो आप कम कर दीजिए। आप ये कर दीजिए कि जो 4 ईयर कोर्सेज आप लाए हैं, जो हुआ है एनईपी में, उसमें एंट्री एग्जिट डाल दीजिए, जिसका मतलब आपको कायदे से स्टूडेंट्स एजुकेशन में आए और फिर एजुकेशन कंटिन्यू कर पाएँ, इसका सहूलियत बनाना चाहिए। आप एंट्री एग्जिट जो पॉइंट्स बनाए हैं उसके माध्यम से स्टूडेंट्स का बाहर निकलने का रास्ता क्यों बना रहे हैं? आपको तो चाहना चाहिए कि स्टूडेंट रहे एजुकेशन में, रिसर्च तक कंप्लीट करे, लेकिन आप तो ये माध्यम बना रहे हैं, एग्जिट गेट्स बना दे रहे हैं ताकि वो फर्स्ट ईयर के बाद ही बाहर निकल पाए। और अगर आप बना रहे हैं, मतलब एबीवीपी ये सपोर्ट कर रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि स्टूडेंट अगर एजुकेशन में आए भी और उसके बाद उसको एजुकेशन करने के लिए तमाम फेलोशिप, मदद जो भी ज़रूरत है वो प्रोवाइड किया जाए, और वो पूरा अपना एजुकेशन कंप्लीट करके रिसर्च, मास्टर्स जो भी उसको करना है, पोस्ट ग्रेड, वो कंप्लीट करके बाहर निकले। एबीवीपी एनईपी का सपोर्ट कर रहा है, मतलब वो ये सपोर्ट कर रहा है कि स्टूडेंट्स का निकलना आसान हो जाए। जो तमाम प्रेशर्स होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, सामाजिक प्रेशर कि फैमिली को सपोर्ट करना है, फैमिली हमारे एजुकेशन को कब तक सपोर्ट करेगा, उनको बाकी लोगों को भी सपोर्ट करना है, बाकी भाई बहनों का भी एजुकेशन सपोर्ट करना है, महिलाओं पे प्रेशर होता है कि शादी कर देंगे, अब कितना तुमको पढ़ाएंगे, ये सब प्रेशर्स को झेल जाने का एक तरीका, इस तरीके का फेलोशिप होता था, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप। इन सब को ख़त्म किया जा रहा है, तो ये प्रेशर मतलब जाहिर है कि बढ़ेगा। तो एबीवीपी इसको सपोर्ट कर रहा है जब वो एनईपी को सपोर्ट करने का बात कर रहा है। एबीवीपी यूथ फॉर इक्वालिटी नाम से ऐसा कुछ संगठन बना देता है बीच बीच में, जब भी रिजर्वेशन का बात आता है, और बोलता है कि ये लोग तो मेरिट के अगेंस्ट है, लेकिन जब इलेक्शन का बात आता है तो यही कास्ट के मुद्दे को बार बार इस पे झगड़ा करवाना, लोगों के बीच में एक कास्ट को दूसरे कास्ट के अगेंस्ट पिट करना, मुस्लिम्स को दलितों के खिलाफ पिट करना, ताकि एक ऑप्रेस यूनिटी ब्रेक हो जाए, इसका काम वही करते हैं। आज तो जब एबीवीपी कहता है कि हम एनईपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इसका सपोर्ट कर रहा है कि वो स्टूडेंट्स जो सबसे पिछड़े हुए तबके से आते हैं वो एजुकेशन में ना आ पाए। उनका लॉजिक ये है कि जो स्कूली सिस्टम है, एनईपी की वजह से स्कूल का सिस्टम थोड़ा बेहतर हो जाएगा, कि जो कैरिकुलम है वो थोड़ा ज़्यादा वास्ट हो सकता है। अब जो है नर्सरी, प्री नर्सरी वाला सिस्टम भी स्कूल के ऑफिशियल, मतलब फॉर्मल सिस्टम में आ जाता है। ये भी एक लॉजिक इनकी तरफ से दिया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ को तो खैर नुकसान है ही उससे। चलिए, स्कूल का भी अगर हम लोग बात कर लें, तो स्कूल का मतलब उन्होंने एक प्रोविज़न लाया है कि जो सोशल वर्क करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं,
जिनसे उनका डायरेक्ट मतलब है कि आरएसएस के जो तमाम अलग अलग जगह पे वो चलाते हैं अपने कॉलोनीज़ में, पार्क में, मोहल्लों में, उसका सहूलियत हो जाए स्कूल सिस्टम में एंट्री होने में। दूसरा एक और प्रोविज़न उसमें है कि जो तमाम तरह के स्कूल्स हैं, छोटे छोटे स्कूल्स हैं अलग अलग जगहों पे, उनमें अगर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्रॉस नहीं हो रहा है तो सब स्टूडेंट्स को मर्ज करके एक स्कूल बनाया जाएगा, एक बड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप बनाया जाएगा जिसमें पॉलीटेक्निक टाइप बनाया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि इससे फ़ायदा होगा। हम उनको पूछना चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ इसलिए पढ़ पा रहे थे, मतलब क्योंकि ये सही बात है कि हम दिल्ली में जंतर मंतर पे खड़े हैं और हम तमाम तरह के प्रिविलेजेस से घिरे हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि देश में ऐसे कोने अभी भी, ऐसे गांव अभी भी नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट्स को सिर्फ वो इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि स्कूल बगल में है। अगर ज़्यादा दूर होता तो, और स्कूल बगल में है, तो पढ़ने जा सकते हैं, उसके बाद जल्दी से वापस आके घर का काम करेंगे या परिवार को जो भी ज़रूरत है उसमें हाथ बटा देंगे, सिर्फ इसलिए वो स्कूल जा पाते हैं। अब क्योंकि इस तरीके का छोटा छोटा स्कूल्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होता है जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं पढ़ता है, उसी डिस्ट्रिक्ट का लोग जाएगा या उसी ब्लॉक का लोग जाएगा, वो पढ़ेगा। तो अगर उस ब्लॉक में उतना स्टूडेंट नहीं है जितना आपका रिक्वायरमेंट है, आप उसको बंद कर दोगे और उस स्टूडेंट को बोलोगे कि जाओ 20 किलोमीटर दूर जो हमने बड़ा स्कूल बड़े स्कूल में जाइए, हाँ बड़े स्कूल में जाइए क्योंकि हमने तो आपका बंद कर दिया है। इससे कैसे फ़ायदा है, मुझे तो समझ में नहीं आता है, ये क्या लॉजिक है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो आप नहीं फ़ायदा कर रहे हैं स्कूली एजुकेशन को भी। अगर हम वापस उसी मुद्दे पे आएँ कि मौलाना आज़ाद फेलोशिप, क्या इसको वापस बहाल करने की हमारी ये जो लड़ाई है वो अंतहीन नहीं लगती आपको कि जितने भी आज हम स्टूडेंट मूवमेंट्स देख रहे हैं वो अंतहीन नहीं नज़र आते हैं कि इसका कोई कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे या पॉजिटिव कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे? निराशा नहीं होती उससे? हाँ होती है एक्चुअली कभी कभी, लेकिन फिर हम याद करते हैं कि क्योंकि रिप्रेशन भी अंतहीन है तो उसका रेजिस्टेंस भी अंतहीन ही होना होगा, इसलिए भी हम लोग बैठे रहते हैं। हमें मालूम है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से पूरा दिल्ली ब्लॉक किया हुआ था अलग अलग बॉर्डर्स से, लेकिन उसके बावजूद भी जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, पार्लियामेंट का सेशन भी हुआ था, लेकिन उस पर किसी ने बात नहीं की थी, जबकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था। तो हम समझते हैं कि इतने बड़े प्रोटेस्ट पे जब पार्लियामेंट में चू भी नहीं होती है तो हमको भी उतना ही धैर्य रखना होगा जितना इस देश के किसानों ने रखा था, और हम उतना धैर्य रखने के लिए तैयार भी हैं। हम समझते हैं कि जिस तरीके का आइसोलेशन में इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी को धकेला जा रहा है कि सब तुम्हारे खिलाफ है, पूरा स्टेट तुम पे अटैक कर रहा है, उस आइसोलेशन से बाहर निकलने के लिए, एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए, एक दूसरे का हाथ बटाने के लिए पेशेंस का ज़रूरत है। और ये पेशेंस रखने का जज्बा हम में है, ये उम्मीद बरकरार रखने का हिम्मत हम में है, और हम रखेंगे। देखिए, छात्रों ने ही इस देश की राजनीति को बदला है और छात्र ही आने वाले समय में इस देश की राजनीति का केंद्र बनेंगे और हमेशा से बने रहे हैं। आपके इस पूरी बातचीत के बारे में विचार क्या हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और कैमरे के पीछे मेरे साथी शाहनवाज के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से बोलता हिंदुस्तान के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।